Welcome to Reliable Analysis. We are at this time going to start a new chapter in English literature. It's ninth chapter. The title of the chapter is Bholi, and the name of the book is Footprint Without Feet. Class 10. As far as in this chapter Bholi is concerned, it's completely a social story. Bholi has been written by Khwaja Ahmad Abbas. ख्वाजा अहमद अब्बास एक ग्रेट फिल्म कहानीकार थे। ख्वाजा अहमद अब्बास की कई नामी गिरामी फिल्में रिलीज हो चुकी है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने इस स्टोरी भोली के माध्यम से समाज में लड़कियों के प्रति जिस प्रकार का भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन होता है, खास करके लड़कियों का होना एक अभिशाप माना जाता है दहेज को लेकर के, दहेज की प्रथा को लेकर के लड़कियों को एक अभिशाप किस प्रकार से समझा जाता है, इसका जिक्र ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने इस चैप्टर भोली में किया है। ऑथर ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट हो तो फिर इस प्रकार के आपत्तिजनक और अपमानजनक सामाजिक रीति रिवाजों में लड़कियों को बंद करके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। दहेज की प्रथा किस प्रकार से एक भयंकर कुरीति यानी अ बिग सोशल एविल के रूप में आज हमारे समाज में विद्यमान है, राइटर ने इस बात के प्रति हम लोगों को आकृष्ट करने के लिए इस स्टोरी को लिखा है। दहेज की प्रथा एक सूरसा नामक राक्षस की तरह अपना मुंह बाए खड़ी है और इसमें शोषण लड़कियों का हो रहा है। कहानी यहां एक लड़की की है जिसका नाम है सुलेखा। तो since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. उसका नाम तो था सुलेखा लेकिन लोग कहते थे उसको भोली। भोली यानी बुद्धू, सीधी, ज्यादा सीधा होना बुद्धू यानी बेवकूफ का साइन माना जाता है भी। तो इस तरह से भोली उसका नाम था सुलेखा लेकिन लोग कहते थे भोली। भोली द सिंपलटन। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। सुलेखा जो थी या भोली, ये एक सरकारी कर्मचारी जिनका पोस्ट है नंबरदार, और ये व्यक्ति है रामलाल। रामलाल की चौथी बेटी थी भोली, यानी भोली से बड़ी 3 और बेटी थी और ये चौथी बेटी थी। लेकिन 4 बहनों में भोली सबसे अधिक उपेक्षित थी, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी भोली। When she was 10 months old, so she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. तो भोली
के साथ एक हादसा हो गया था जब वो मात्र 10 महीने की थी। तब क्या हुआ कि शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, यानी कॉट मतलब चारपाई, यानी चारपाई यानी खटिया के ऊपर से वो सिर के बल गिर पड़ी। और इससे क्या हुआ कि उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। नतीजा हुआ कि उसका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट सुलेखा का, जिसको भोली के नाम से जाना जाता है, नहीं हो सका। तो केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। तो मानसिक विकास चोट के चलते संभवतः उसका नहीं हो सका। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, यानी जन्म के समय भोली काफी सुंदर थी, काफी सुंदर और आकर्षक थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन भोली के जिंदगी में सिर्फ दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य था। एक बार तो सिर के बल गिरी चारपाई से, जिससे कि उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। और दूसरी घटना भोली के जिंदगी में तब हुई जब वो 2 वर्षों की थी। तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, यानी चेचक उसको हो गया। और चेचक हो जाने का परिणाम क्या होता है आप जानते हैं कि पहले तो चेचक से अधिकांश लोग बचते ही नहीं है, लेकिन किसी प्रकार भोली बच गई। अब बच गई तो सबसे इसका बैड इफेक्ट होता है कि उसका दाग, चेचक का दाग पूरे चेहरे पर आ जाता है, पूरे शरीर में आ जाता है। और वो दाग कुछ लोगों को जिंदगी भर रह जाता है, कुछ लोगों को दाग छूट भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी भर दाग रह जाता है। अगर चेहरे पर चेचक का दाग आ गया और वो लड़की है, तब फिर आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। उसकी शादी की समस्या खड़ी हो जाएगी। शादी की बात जब होगी तो चेहरे पर चेचक के दाग के चलते कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। यही समस्या थी सुलेखा उर्फ भोली के साथ। पहले तो वो चारपाई से गिरी जिससे उसका ब्रेन डैमेज हुआ, और दूसरा कि मात्र 2 वर्ष की थी तब उसको चेचक हो गया और उसके मुंह में चेचक का दाग चारों तरफ था, जिसके चलते उसका चेहरा देखने में काफी क्रूप यानी अगली लगता था और डरावना लगता था। ओनली द आईज वर सेव्ड, यानी आंख को छोड़ करके, बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स यानी चेचक का दाग। आंख को छोड़ करके पूरे बॉडी में भोली के चेचक का काला काला दाग बन गया। तो लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सुलेखा में चूंकि मानसिक विकास का भी प्रॉब्लम था, ब्रेन में भी चोट लगा था, और शायद इसका प्रभाव था कि सुलेखा या भोली बोल नहीं पाती थी, वह हकला करके बोलती थी। किसी भी बात को बोलने के लिए वो बार बार स्टैमरिंग करती थी, यानी हकलाती थी। तो could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. तो पहले तो 5 वर्ष तक वो बोलना नहीं जानती थी, और जब बोलना सीख गई तो वो हकलाती थी, यानी स्टैमर करती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. तो अन्य बच्चे भोली को हमेशा बेवकूफ बनाते थे। अन्य बच्चे जो है भोली की मिमिक्री करते थे,
मिमिक्री, उसका नकल करते थे, कॉपी करते थे और इस प्रकार से उसको चिढ़ाते थे। शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका कारण से भोली बिल्कुल उपेक्षित महसूस करती थी। समाज में, घर में, स्कूल में, जहां भी जाती थी, हर जगह काफी उपेक्षित रहती थी। अपने गांव में, समाज में, गली में, हर जगह बच्चे उसकी नकल करते थे, उसको बेवकूफ बनाते थे, और इसलिए भोली किसी से नहीं बोलती थी। रामलाल को टोटल 7 बच्चे थे, had 7 चिल्ड्रन, तो उसमें से 3 बेटा और 4 बेटियां, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे लास्ट या सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम था भोली। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, यानी रामलाल एक धनी मानी किसान का परिवार था। यहां खाने पीने इत्यादि की कोई भी कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़ करके सभी बच्चे जो रामलाल के थे वो काफी हेल्दी थे, हिस्ट पुष्ट थे, मोटा ताजा थे। सिर्फ एक भोली बिल्कुल दुबली पतली थी, उपेक्षित थी, निग्लेक्टेड थी और डिस्क्रिमिनेटेड थी। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, बेटों को शहर में भेज दिया गया था रामलाल के द्वारा। शहर में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए उसके बेटे चले गए थे। ऑफ द डॉटर्स राधा द इल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जहां तक बेटियों का सवाल है, सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, राधा की शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी जो थी मंगला, उसकी शादी भी तय हो गई। एंड व्हेन दैट वाज डन, तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, जब दूसरी बेटी की शादी हो गई तो रामलाल तीसरी बेटी की शादी सोचने लगा। तीसरी बेटी का नाम था चंपा। तो देवर गुड लुकिंग, ये 3 बेटियों की शादी में रामलाल को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये तीनों बेटियां देखने में सुंदर थी, और इस कारण से सुंदर होने के चलते इन 3 बेटियों के लिए दूल्हा खोजने में दिक्कत नहीं हुई रामलाल को। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल की चिंता का कारण थी भोली, क्योंकि न तो वो देखने में अच्छी थी और न ही वो तेज थी। कभी कभी होता है ना कि देखने में अगर नहीं ठीक है लेकिन काफी इंटेलिजेंट रहती है लड़की, तो उससे कोई भी शादी करना चाहते हैं। लेकिन भोली के साथ ऐसा कुछ नहीं था, ना वो देखने में अच्छी थी और ना उसमें बुद्धि थी, कुछ नहीं थी। तो भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, मंगला की शादी जब हुई तो उस समय भोली की उम्र 7 वर्षों की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, यानी जब 7 वर्ष की थी, जब मंगला की शादी हुई थी, उसी साल गांव में एक स्कूल खुला, और स्कूल में पहले क्या होता था कि स्टूडेंट नाम लिखाना नहीं चाहता था, पढ़ना नहीं चाहता था स्कूल में। तो सबसे पहले सरकार को क्या करना पड़ता था कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं
उनको अपने बेटी को भेजना पड़ता था स्कूल में। और नहीं तो इंडिया में ऐसा था कि लोग बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे, बेटों को पढ़ाते थे, लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते थे कि ये पढ़ लिख करके क्या करेगी। तो इस तरह से जब गांव में एक गर्ल्स स्कूल खुला तो सवाल उठा कि कौन अपनी बेटी का एडमिशन कराएगा इस स्कूल में। तो उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई नहीं होती थी और इस कारण से बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था। कोई फादर अपनी बेटी का एडमिशन कराने के लिए तैयार नहीं था। तो सरकार ने रामलाल को कहा कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप अपनी बेटी का पहले एडमिशन करवाइए। और गवर्नमेंट का सर्वेंट होने के नाते इनको सरकार के आदेश का पालन भी करना था। दूसरी तरफ रामलाल के पास एक निगलेक्टेड लड़की थी, भोली, एक निगलेक्टेड थी लड़की भोली, जिसको कि भेजा जा सकता था स्कूल में और इस प्रकार से रामलाल की नौकरी भी बच जाती। तो प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। ये गर्ल्स स्कूल था। तो गर्ल्स स्कूल था तो सवाल है कि इसमें एडमिशन को लेगी लड़की तब तो पढ़ेगी। तो एडमिशन लेने के लिए ही उन दिनों कोई तैयार नहीं रहता था। तो कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता था तो सरकार ने ऑर्डर दिया कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं वो अपना बेटी का एडमिशन करवाएं। और इसी मजबूरी के कारण रामलाल को अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में कराना पड़ा। रामलाल की बेटी, चौथी बेटी भोली, इस समय अकेले बच गई थी क्योंकि 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। अब सिर्फ बची हुई थी तो भोली। और इस तरह से सरकारी आदेश के बाद रामलाल ने भोली का एडमिशन करवा दिया स्कूल में। As revenue officials, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. ये कहा गया रामलाल से कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इस नाते आपको अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहिए और बाद में अन्य लोग भी कराएंगे। तो दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? तो रामलाल के सामने गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि अपनी बेटी को आपको एडमिशन लेना है। 3 बेटियों की शादी हो गई थी, इसलिए उन तीनों से तो रामलाल बच गया, लेकिन भोली की शादी नहीं हुई थी और इसलिए रामलाल के पास ये मजबूरी थी कि भोली को स्कूल भेजे। लेकिन जब रामलाल ने सरकार के इस आदेश का जिक्र अपनी वाइफ से किया तो इसकी वाइफ चिल्लाने लगी कि अगर ये स्कूल चली जाएगी तो कौन इससे भविष्य में शादी करेगा। क्योंकि उन दिनों लड़कियों को नहीं समझाया जाता था कि वो स्कूल में पढ़ेगी या कॉलेज में पढ़ेगी। लड़कियों के लिए पढ़ना निवाज नहीं माना जाता था। तो इस तरह से चंपा की शादी हो गई और तब इसके बाद अब रामलाल के पास यह प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते उसको अपनी सबसे छोटी बेटी भोली का एडमिशन स्कूल में कराने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस समय ऑर्डर आया कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उसको अपनी बेटी को स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा। और स्कूल में उन दिनों जो लड़की चली गई
उस लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि जो लड़की पढ़ लिख गई, जो स्कूल चली गई, वो लड़की जो है भ्रष्ट हो जाती है, और ऐसी लड़की से जो लड़का शादी करेगा वो लड़का अकाल मृत्यु का शिकार हो जाएगा। और इस तरह से लड़कियों को घर पर ही जो भी सीखना होता था वो सीखना था, स्कूल नहीं जाती थी। कोई भी फादर अपनी बेटी को स्कूल में नहीं भेजते थे। लेकिन सवाल है कि सरकार का ऑर्डर था कि जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं उनको तो भेजना पड़ेगा। रामलाल के पास ये लाचारी थी। रामलाल ने अपनी वाइफ से रात में ये बात कहा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, तो उनकी वाइफ भी चिल्ला उठी, कही आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। रामलाल को तहसीलदार के ऑर्डर की आज्ञा की अवहेलना करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अंतोगत्वा उनकी वाइफ ने कहा कि मैं बतलाती हूं कि क्या तुमको करना है। ऐसा करो कि सेंड भोली टू स्कूल। भोली एक निग्लेक्टेड लड़की थी उनके परिवार में, और इसलिए कोई भी मिसफॉर्चून में, कोई प्रकार के प्रॉब्लम में भोली को आराम से धकेला जा सकता था। और इसलिए उनकी वाइफ ने कही कि भोली को हम लोग भेज सकते हैं स्कूल। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। रामलाल की वाइफ कही कि ऐसे भी तो भोली के शादी होने का शायद ही चांस है, यानी लगभग नहीं है, निगेटिव। लिटिल जो एडजेक्टिव है ये निगेटिव टर्म है, लिटिल। तो लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी शायद ही कोई चांस होगा उसके शादी का, यानी नहीं होगा। तो रामलाल की वाइफ का सोचना था कि भोली की शादी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि भोली के चेहरे पर चेचक का दाग है, भोली देखने में अगली है, बदसूरत है, और इसलिए उसकी शादी होगी ही नहीं। तो भेज दो इसको स्कूल, ऐसे भी शादी नहीं होगी और ऐसे भी स्कूल चली जाएगी। तो इस तरह से कहती है वाइफ की आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल एंड एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। एक तो चेहरा भी भोली का अगली है और उसके पास सेंस भी नहीं, दिमाग भी नहीं है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, कि बढ़िया है, भेज दो स्कूल, और स्कूल में टीचर सबके का हेडेक बन जाएगी, टीचर अपना संभालेगा इसको। तो इस तरह से ये वाइफ हस्बैंड ने मिलकर के भोली को स्कूल में एडमिशन कराने का निश्चय किया। नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." इसके बाद वाइफ से सलाह मशविरा करने के बाद रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। भोली काफी डर गई। भोली को नहीं मालूम था कि स्कूल क्या चीज होता है। भोली को लगा जैसे कि कोई कसाई ले जा रहा है एक जानवर को काटने के लिए। तो जिस प्रकार से वो जानवर भयभीत हो जाता है, ठीक इसी प्रकार इस समय भोली भयभीत हो गई थी कि पता नहीं स्कूल क्या चीज होता है, स्कूल के नाम पर कहां उसको ले जाया जाएगा और उसके साथ क्या सलूक होगा। भोली काफी डर गई। She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. जब भोली को उसके फादर रामलाल हाथ पकड़ करके ले जाने लगे कि चलो स्कूल, तो भोली काफी डर गई और उसको याद आई कि कुछ दिनों पहले लक्ष्मी नाम की उनकी बूढ़ी गाय थी
और उस गाय को इन लोगों ने बेच दिया और इस तरह से घर से लक्ष्मी चली गई थी। तो भोली को लगा कि शायद लक्ष्मी को जिस प्रकार से बेच दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया, शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक होगा। और भोली तो बोल नहीं पाती थी, तो स्टैमर करती थी, हकला करके बोलती थी। तो भोली कहना चाहती थी नहीं, नो, लेकिन स्टैमर करने लगी, नो 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 नो। शी शाउटेड इन टेरर। काफी भयभीत होकर के भोली चिल्लाई कि नहीं। हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप एंड पुल्ड हर हैंड अवे। अब भोली ने अपना हाथ खींच लिया। फादर जो उसको पकड़ करके ले जा रहे थे, वो हाथ अपना छुड़ा ली। फादर के ग्रिप से, उनकी पकड़ से, मुट्ठी से छुड़ा ली भोली अपना हाथ कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। तो उसके फादर चिल्ला करके बोलते हैं, व्हाट द मैटर विथ यू, यू फूल, से बेवकूफ, से क्या हो गया तुमको? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और तब रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, इसको कुछ बढ़िया कपड़ा आज पहना दो। अब तक भोली को पहनने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं मिलता था। भोली उस परिवार की सबसे निग्लेक्टेड लड़की थी। भोली को बढ़िया कपड़ा भी नहीं मिलता था। उसकी जो तीनों बहन थी, वो तीनों बहन जो छोड़ती थी, कपड़ा छोटा हो जाता था उन लोगों को और वो लोग छोड़ देती थी, वही कपड़ा भोली पहनती थी। इसके लिए कपड़ा खरीदा करके नहीं आता था। लेकिन आज रामलाल ने कहा कि इसको कुछ बढ़िया कपड़ा वगैरह पहना दो। तो बढ़िया कपड़ा का मतलब हुआ वही जो इसकी तीनों बहन, बड़ी बहन जो थी वो छोड़ दी होगी, उसी को पहनाने की बात है यहां। तो लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो आज भी भोली को कुछ बढ़िया ड्रेस पहनाने की बात रामलाल ने इसलिए नहीं किया कि आज भोली के प्रति उनका प्यार उमड़ आया, बल्कि इसलिए कहा कि भोली जब स्कूल जाएगी तो टीचर लोग देखेंगे इसको इस प्रकार से गंदा संदा खराब कपड़ा में, तो क्या कहेंगे, हम लोग का भी इज्जत खराब हो जाएगा और अन्य लड़कियां भी इसके ऊपर हंसी करेगी। और इस तरह से अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए रामलाल ने अपनी वाइफ को कहा कि भोली को कुछ बढ़िया टाइप का कपड़ा पहनवा दो। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। जैसा कि आपको पहले बताया, आज तक भोली को कोई नया कपड़ा नहीं मिला था। द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास ऑन टू हर। उसकी बहनों का जो पुराना ड्रेस जो छोटा हो जाता था, जो पुराना हो जाता था, वही ड्रेस मिलता था भोली को। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। जो कपड़ा भोली पहनती थी, उस कपड़े को कोई साफ नहीं करता था। वो कपड़ा फटा हुआ रहता था, तो फटा हुआ को कोई सीता नहीं था। पहले के लोग कपड़ा फट जाते थे तो उसको अपने हाथ से सीते थे, सी करके पहनते थे भी। लेकिन भोली का कपड़ा भी फटा हुआ रहता था, तो कोई उसको सीविंग करने का, स्टिच करने का कोई नहीं सोचता था, न उसका कपड़ा कोई साफ करता था। यानी भोली परिवार की पूरी तौर पर एक निग्लेक्टेड चाइल्ड थी, निग्लेक्टेड गर्ल थी, क्योंकि वो फोर्थ गर्ल थी, चौथी लड़की थी। दूसरा की अगली थी, तीसरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो कई फैक्टर था। सो बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। तो भोली तो हमेशा गंदा कपड़ा पहने रहती थी, क्योंकि उसका कपड़ा कभी साफ ही नहीं होता था। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदी दिखती होगी भोली। लेकिन आज उसको एक साफ कपड़ा पहनाया जा रहा था, पहली बार जिंदगी में, क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। which she had shrunk after many washing and no longer fitted चंपा। तो आज उसको कपड़ा पहनाया जा रहा था, एक साफ ड्रेस। और ये ड्रेस कैसा था? तो ये
चंपा का ड्रेस था, उसकी बड़ी बहन चंपा का था, और चंपा को छोटा हो गया था, सिकुड़ गया था, और इस कारण से बार बार साफ होते होते सिकुड़ गया था, चंपा को नहीं हो रहा था, इसलिए वही रखा हुआ ड्रेस इसको आज पहनाया जा रहा था। शिवाजी when bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। आज उसको नहलाया गया, भोली को नहला करके उसके शरीर में तेल का मालिश किया गया। ये सब भोली के जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। वो भोली ना कभी नहाती थी, ना कभी तेल उसके शरीर में मालिश होता था, ना कभी बाल झाड़ती थी, लेकिन आज सब कुछ हो रहा था भोली के साथ। एक साफ कपड़ा भी पहन रही थी, आज नहवाया गया भोली को, आज उसके शरीर में तेल लगाया गया। इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। भोली का हेयर जो था मैटेड, यानी पूरा उलझा हुआ था, क्योंकि कभी कंघी करती नहीं थी अपने बाल में, और इस कारण से बाल बिल्कुल उलझा हुआ था, जट्टा टाइप का था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। जब भोली देखी किस प्रकार से उसकी खातिरदारी हो रही है, साफ ड्रेस पहनाया जा रहा है, उसको नहलाया जा रहा है, उसके शरीर में तेल की मालिश की जा रही है, उसका कॉम्बिंग किया जा रहा है, बाल झाड़ा जा रहा है, ये सब चीज जब भोली देखी, तब भोली को समझ में आया कि लगता है आज मेरी जिंदगी का कोई अच्छा दिन है, कि लगता है अब उसको समझ में आया कि जरूर उसके अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि घर में रहती थी तो ऐसा तो खातिरदारी था नहीं। अब भोली को समझ में आया कि शायद स्कूल उसके घर से कोई अच्छा जगह का नाम है स्कूल, लेकिन जानती नहीं थी भोली कि स्कूल क्या होता है। लेकिन अब उसको शक हो रहा था कि ये स्कूल जो है लगता है उसके घर से कोई अच्छा जगह है। When they reached the school, the children were already in the classrooms। Ramlal handed over his daughter to the headmistress। तो रामलाल पहुंचते अपनी बेटी को लेकर के स्कूल में अन्य लड़कियां सब अपने क्लास में थी। रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लैडन आइज। अब स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के कब्जे में रामलाल ने अपनी बेटी को सौंप दिया। अब भोली अकेली थी, सभी अपरिचित लड़कियां, टीचर सभी अपरिचित थे, और भोली काफी डरी हुई थी। अपनी डरी हुई निगाहों से भोली चारों तरफ स्कूल को देख रही थी कि यह कौन जगह है, यहां क्या होता है, लेकिन यहां अन्य लड़कियां भी थी। तो देयर वर सेवरल रूम्स। तो भोली क्या देखी इस समय, सो देखिए कि देयर वर सेवरल रूम्स, कई रूम थे, एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। देखी भोली कि हर एक रूम में उसी की तरह की लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी। पहले बेंच डेस्क नहीं होता था, पहले बोरा जो है ना, बोरा लेके जाता था स्टूडेंट स्कूल में बैठने के लिए। अब बोरा अपना नहीं लाए तो जमीन पर बैठिए, प्लास्टर नहीं, जमीन रहता था, मिट्टी रहता था, मिट्टी पर बैठिए। अब बोरा अपना लाए, जो लोग स्टैंडर्ड रहते थे अपना बोरा लेके चलते थे स्टूडेंट में। अब बोरा बिछा लिया, अपना बैठा उस पर, उसी पर पढ़ना है। और जो परिवार उतना कंसस नहीं रहता था, वो अपने बच्चे को बोरा उड़ा नहीं देता था। तो देखिए भोली क्या देखी कि अन्य लड़कियां अपना चटाई लेकर के आई हुई थी। चटाई भी मतलब अपने हाथ से लोग बना लेते थे, तार के पत्ता का जो है चटाई बनाते थे, और चटाई लेकर के लोग आते थे स्कूल में और उसी पर बैठते थे। तो रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। तो भोली देखी कि लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी, हर एक रूम में लड़कियां या तो बुक पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि बैठ जाओ किसी कोने में
भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक। भोली को ये नहीं मालूम था कि स्कूल क्या होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और स्कूल में होता क्या है ये भी भोली को नहीं मालूम था। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन एक चीज देख करके भोली खुश थी कि उसी के एज की कई लड़कियां वहां मौजूद थी। बच्चा जो है अपने फ्रेंड को खोजता है, समझे। छोटा बच्चा जो है अपना दोस्त टाइप का खोजता है कि जिससे उसके साथ खेल सके। तो भोली को लगा कि यहां तो कई लड़कियां हैं जिसके साथ वो बातचीत कर सकती है, खेल कूद सकती है। तो शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम द हर फ्रेंड। अब भोली को लगने लगा कि इन लड़कियों में से कोई मेरी दोस्त भी बन सकती है। इस मामले में आपको याद होगा, आपको बतलाए थे कि भोली को अन्य लड़कियां भी चिढ़ाती थी। अन्य लड़कियां भी भोली को चिढ़ाया करती थी क्योंकि भोली को सब बुद्धू इत्यादि कहते थे। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। क्लास में लेडी टीचर थी और लड़कियों को कुछ कर बतला रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेडी टीचर क्या बोल रही थी लड़कियों को, भोली को कुछ समझ में नहीं आया। She looked at the pictures on the wall. स्कूल के क्लासरूम के दीवार पर पिक्चर बना हुआ था। वो जो प्ले स्कूल रहता है ना, तो प्ले स्कूल या प्राइमरी स्कूल में दीवार पर बनाया रहता है काऊ, तो हॉर्स, तो ऑक्स, उससे पढ़ाया जाता है बच्चा को कि देखो ये HORSE हॉर्स है, COW काऊ। तो भोली इस समय स्कूल के क्लासरूम के दीवार पर जो बना हुआ था गाय का चित्र, घोड़ा का चित्र, हाथी का चित्र, इन्हीं सबों को देखने में इस समय लगी हुई थी। तो भोली क्या देखी, द कलर्स फैसिनेटेड हर, यानी जो पेंटिंग था उसका कलर बड़ा आकर्षक लग रहा था भोली को, और भोली को पेंटिंग का कलर आकर्षित कर रहा था। The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to village. तो भोली देखती है घोड़ा का चित्र, वॉल के ऊपर घोड़ा का जो है पेंटिंग देखती है। तब भोली को याद आता है कि ये घोड़ा वैसा ही है जैसा घोड़ा पर चढ़ करके तहसीलदार गांव आए थे। द गोट, और किस चीज का ये ड्राइंग था, द गोट का यानी बकरी का। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबरहुड। काली रंग की एक बकरी का पिक्चर था। तब भोली जब देखी बकरी का चित्र, तब भोली को याद आया कि उसके पड़ोसी के पास भी बकरी है और ये भी वैसे ही काली है। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, द पैरट वॉज ग्रीन like the parrots she had seen in the mango orchard. तोता का पेंटिंग था और तोता जब देखी दीवार पर तोता का ड्राइंग, तो भोली को याद आया कि आम के बगीचे में तोता देखे थे, जैसा तोता था वैसा ही तोता का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक डियर लक्ष्मी, और गाय का भी चित्र था दीवार के ऊपर, और दीवार के ऊपर जो गाय का चित्र था वो गाय भी वैसी ही दिखती थी जैसी गाय लक्ष्मी थी। लक्ष्मी भोली की गाय थी जिसको बूढ़ी होने के चलते बेच दिया गया था, घर से बाहर कर दिया गया था, वैसे ही गाय का पिक्चर था। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड। ये सब पेंटिंग को भोली अभी देख ही रही थी, तो क्या देखती है कि एक टीचर भोली के बगल में खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, और वो टीचर भोली को देख करके मुस्कुरा रही है। और जब भोली देखी उस टीचर को, तो वो टीचर पूछती है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, ये छोटी तुम्हारा नाम क्या है। तो आप जानते हैं कि भोली बोल नहीं पाती थी,
भोली बोलने में हकलाती थी और इसलिए भोली बतलाना चाहती थी, लेकिन सिर्फ इतना ही बोल सकी, बो 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 बो, इतना बोल सकी, इससे ज्यादा वो ली बोल भी नहीं पाई। She could stammer no further than that. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. चूंकि भोली अपना नाम नहीं बतला पाई टीचर को और इस कारण से भोली रोने लगी। भोली हकलाने के चलते अपना नाम नहीं बतला पाई टीचर को और भोली रोने लगी। तो उसकी आंखों से, भोली की दोनों आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और एक आंखों के आंसू को देखने से लगता था जैसे कि भोली इस समय अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। वो चाहती थी अपना नाम बतलाना टीचर को, लेकिन शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक हर नेम बिकॉज शी डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक। शी कुड ओनली स्टैमर, वो सिर्फ हकला सकती थी। शी केप्ट हर हेड डाउन as she sat in her corner. भोली कोने में बैठ करके अपना सिर नीचे करके बैठ गई। भोली को काफी दुख हुआ कि वो नाम बतलाना चाहती थी लेकिन नाम नहीं बता सकी। So not daring to look up at girls who she knew were still laughing at her. जिस समय भोली अपना नाम बोलने में स्टैमर कर रही थी, हकला रही थी, उस समय अन्य लड़कियां भोली को देख करके हंस रही थी। अन्य लड़कियां देख रही थी और भोली इस समय अपना अपमान समझ रही थी। घर में भी इंसल्ट होती थी और स्कूल आ गई, यहां भी इंसल्ट हो रही है और इस इंसल्ट के चलते भोली इस समय अपना नजर उठा करके अन्य लड़कियों को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि अन्य लड़कियां इस समय और कुछ नहीं कर रही थी बल्कि सिर्फ भोली को देख करके हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. तो जब स्कूल का बेल बजता है तो सभी लड़कियां जो है स्करीड आउट, यानी स्करीड मतलब रैन हरिडली, यानी तेजी से दौड़ करके जाती है। आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर चली जाती है घंटी बजने के बाद सभी लड़कियां दौड़ करके। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। भोली को हिम्मत नहीं हुआ अपना कॉर्नर छोड़ करके जाने का, क्योंकि भोली के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई की स्थिति थी। घर में भी वो निग्लेक्टेड थी, उपेक्षित थी, और स्कूल में भी स्टैमर करने के चलते उसके ऊपर लड़कियां हंसने लगी थी। तब भोली जाति का एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सॉबिंग। सॉब मतलब सिसकना। अभी भी भोली कोने में बैठ करके सिर झुकाए हुए थी और सिसक सिसक करके रो रही थी, यानी धीरे धीरे रोना को कहा जाता है सॉब, एसओबी, यानी सिसकना। क्योंकि चिल्ला करके भोली रोएगी तो रो करके किसको बताएगी, कौन उसका सुनेगा। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। लेकिन ये जो भोली रो रही थी इस पर टीचर बोली, उसका नाम बोली भोली, और ये टीचर का जो भोली बोलने का स्टाइल था वो काफी प्यार भरा स्टाइल था। यानी टीचर भोली नहीं बोल सकी अपना नाम, इससे टीचर गुस्साई नहीं बल्कि बड़ा प्यार से बोली भोली। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सॉफ्ट यानी मुलायम था टीचर का की आवाज, और सूदिंग यानी भोली को राहत देने वाला था, आराम देने वाला आवाज था। यानी लग रहा था भोली को कि कहीं ना कहीं इस टीचर में मेरे प्रति यानी भोली के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, एक प्रेम का भाव, दया का भाव है। She had never been called like that. अब तक जिंदगी में कोई भी
भोली को इतना प्यार से कभी नहीं बुलाया था, कभी इतना प्यार से भोली को कोई नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, और इस कारण से ये टीचर की आवाज ने भोली का दिल छू लिया, और इस तरह से उस टीचर से भोली को दिल से लगाव हो जाता है। तो टीचर कहती है, गेट अप, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड। टीचर जो बोली वो कोई कमांड नहीं था, यानी ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। सिर्फ एक फ्रेंड की तरह सजेशन दी कि खड़ी हो जाओ। तो भोली गॉट अप, अब इसको और भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब टीचर बोलती है कि अपना नाम बतलाओ। स्वीट ब्रोक आउट ऑफ ओवर हर होल बॉडी। नाम फिर से बतलाने की बात जब टीचर कही तो भोली के पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा, क्योंकि यह काम भोली के लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो उड़ारा स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब भोली को लग रहा था कि उसका जो स्टैमर करने का, हकलाने का जो आदत है, एक बार फिर से उसका इंसल्ट कराएगा। जब बोलेंगे तो फिर मजाक उड़ाया जाएगा उसका। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन भोली को लग रहा था कि ये जो लेडी टीचर है ये कोई साधारण टीचर नहीं है, बल्कि इसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, मेरे प्रति प्यार का भाव है। जिस प्यार के लहजे में वो बोली थी भोली, तो इस कारण से भोली को लगा कि मैं कम से कम इस टीचर का इज्जत रखने के लिए, इस टीचर के लिए मैं जरूर अपना नाम बतलाने का प्रयास करूंगा। दूसरा कोई मेरी अवहेलना, मेरा मखौल जरूर किए, लेकिन शायद ये टीचर नहीं करेगी, क्योंकि इस टीचर के आवाज में वो स्मूथनेस प्रतीत होता है, सॉफ्टनेस दिखाई देता है। So for the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. अब भोली को लग गया कि ये औरत की आवाज बहुत नरम और मुलायम है, ये मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। तो इस तरह से भोली अपना फिर से नाम बोलने का प्रयास करती है, बो 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 बो। तो सी बिगेन टू स्टैमर, वो हकलाने लगी। वो चाहती थी भोली बोल देना, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। लेकिन टीचर ने उसको डांटा नहीं, डिस्करेज नहीं किया, बल्कि और इनकरेज किया कि वेल डन, वेल डन। द टीचर इनकरेज हर, और टीचर ने कहा कि कम ऑन नाउ, कि अब मेरे पास आओ। द फुल नेम, और मुझको पूरा नाम बताओ अपना। अब फिर से भोली ट्राई करने लगी, बो 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 भोली। अंतोगत्वा शी गॉट सक्सेस इन सेइंग हर नेम। और थर्ड अटेम्प्ट में टीचर के सामने भोली अपना नाम ले ली, अपना नाम बोलने में सफल हो गई भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. भोली 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद अपना नाम भोली बतला दी, और इससे भोली को काफी राहत महसूस हुआ, इसको अपना ग्रेट अचीवमेंट मानी। सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने भोली का पीठ प्यार से थपथपाया, और टीचर ने क्या कहा कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि डर को अपने दिल से निकाल लो, एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि डर को, बोलने के प्रति जो तुम्हारा डर है, वो डर को अपने दिल से निकाल लो, और तब तुम अन्य लोगों की तरह बोलोगी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी।
तो यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। टीचर कहती है कि हाँ हाँ ये काफी आसान होगा। यू मस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें प्रत्येक दिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, आओगी ना। ये क्वेश्चन टैग है, यहां पर ऑथर ने एक क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल किया है और ऑथर का कहना है कि तुमको प्रत्येक दिन स्कूल आना होगा, आओगी ना। भोली नोडेड, देखिए सिर हिला करके इशारा किया जाता है, तो इसको कहा जाता है नोड, यानी हां। कल स्कूल आओगी ना, हाँ, इसको कहा जाता है नोड इंग्लिश में। एक होता है कल स्कूल आओगी ना, नहीं, इसको कहा जाता है शेक इंग्लिश में, SHAKE, शेक। तो भोली नोडेड, यानी भोली इशारा करके कही कि हाँ स्कूल आएंगे। तो टीचर कहती है कि नो, से इट अलाउड, से जोर से बोलो। तो भोली फिर स्टैमर करने लगी, प्रयास करने लगी बोलने का, और बोलती है ये यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। अब यस तो बोलती भोली, लेकिन उसको खुद अपने ऊपर आश्चर्य था कि कैसे बोल दिए, कैसे हमको बोलने आ गया, क्योंकि वो बोलना नहीं जानती थी। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक, टीचर ने कहा कि मैंने तुमको पहले भी कहा था, और लो ये बुक, एक बुक अपना निकाल कर दी उसको कि ये बुक लो और इस बुक की तैयारी करो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, उस बुक में काफी सुंदर सुंदर पिक्चर थे। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, और सभी पिक्चर जो था वो कलरफुल था, जैसे डॉग का पिक्चर, कैट का पिक्चर, गोट यानी बकरी का पिक्चर, घोड़ा का पिक्चर, पैरोट का पिक्चर, टाइगर का पिक्चर, एंड अ काउ लाइक लक्ष्मी, और एक गाय का भी पिक्चर था जो लक्ष्मी की तरह दिखती थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्रैकेट लेटर्स, तो हर एक पिक्चर के बगल में एक ब्रैकेट में कोई वर्ड रहता था, यानी उसका नाम रहता था। जैसे काउ का पिक्चर है और उसके दाहिने तरफ राइट साइड में ब्रैकेट में लिखा रहेगा काउ। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, टीचर ने भोली से कहा कि 1 महीना लगेगा, 1 महीना में तुम ये बुक पढ़ना शुरू कर दोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और तब तुमको मैं एक बड़ा बुक दूंगा पढ़ने के लिए। देन अ स्टिल बिगर वन, और तब उसके बाद फिर और बड़ा बुक देंगे पढ़ने के लिए। तो इन टाइम यू विल बी मोर लर्निड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और एक समय लगेगा, तब ऐसा समय आएगा जब तुम अपने गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की रहोगी। देन नो वन विल बी एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारे ऊपर हंसी नहीं उड़ाएगी, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगी। भोली की सिस्टर ही मजाक उड़ाती थी ना, तो इसीलिए कह रही कि कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा पाएगी। द पीपल्स विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, यानी सम्मान के साथ। यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तब तुम बोलने में सक्षम हो जाओगी, बिना हाकलाए तुम बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, टीचर ने कहा। और इस तरह से टीचर का वॉइस जो है वो काफी पोलाइट है, और टीचर इस समय भोली का जो है बढ़िया चाहती है, और इसलिए टीचर भोली को बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। Now go home, Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were rising। तो इस तरह से भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स, भोली को इस समय लगा
कि जैसे मंदिर की सभी घंटियां बजने लगी, यानी भगवान की कृपा हो गई मेरे ऊपर, ऐसा भोली को लगने लगा। क्योंकि पढ़ने लिखने का ज्ञान होने को भोली मानती थी भगवान का आशीर्वाद। तो trees in the front of the school house had blossomed। अब भोली को यह भी लगने लगा था कि पूरी दुनिया काफी रंगीन हो गई है। और ट्रीज इन द हाउस, इन द स्कूल हाउस, स्कूल हाउस में जो पेड़ है, तो इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों के जो है फूल के पेड़ हैं। हर हार्ट वाज डबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब भोली का दिल घबरा रहा था कि उसकी शादी होगी, कैसा होगा मैरिड लाइफ, ये सब चीज से जान करके भोली काफी डर रही थी। तो हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग, यानी उसका दिल धड़क रहा था, विथ अ न्यू होप ऑफ एंड अ न्यू लाइफ। इस तरह से आपने देखा कि लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम भोली अपना नाम बोलने में सक्सेसफुल रही और अपना नाम टीचर को बतला दी। भोली को ऐसा लगने लगा जैसे कि समूचा देवी देवता जिसके ऊपर सहाय हो चुके हैं, मंदिर की घंटियां बज रही है और देवताओं का आशीर्वाद उसको मिल रहा है। कई वर्ष बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। भोली का गांव जो था एक छोटा शहर बन गया। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। जिस प्राइमरी स्कूल में भोली पढ़ती थी अब वो हाई स्कूल बदल चुका था। तो देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड। अब एक सिनेमा हॉल भी टीन के छप्पर में एक सिनेमा हॉल भी स्टार्ट हो चुका था। पहले सिनेमा हॉल बहुत कंपलसरी पार्ट होता था लोगों के जीवन का। लोग सप्ताह में एक बार सिनेमा देखने जरूर जाते थे। तो गांव में भी सिनेमा हॉल स्टैब्लिश हो गया। आप इससे समझिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ। कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन मिल भी स्टार्ट हो गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। अब मेल ट्रेन भी भोली के गांव के रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात की बात है, खाना खाने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से कहा, रामलाल ने अपनी वाइफ से क्या कहा कि देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल, कि क्या बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लें। ये बिशंबर कौन है? तो बिशंबर रामलाल के एज का, यानी भोली के फादर के एज का एक आदमी है बिशंबर। और बिशंबर लंगड़ा था, लेकिन बिशंबर एक मालदार आदमी था, उसका दुकान वगैरह था, पैसा वाला था। तो उसने रामलाल को ऑफर दिया था भोली से शादी करने का, भोली से शादी करने का ऑफर दिया था। तो रामलाल को महसूस हो रहा था कि भोली को एक बहुत अच्छा धनी मानी दूल्हा मिल जाएगा। बिशंबर धनी मानी आदमी है। तो इस तरह से इस मैटर पर रामलाल अपनी वाइफ से राय लेता है कि क्या मुझको बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो रामलाल की वाइफ ने कहा कि यस सर्टेनली। हिज वाइफ सेड भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। इतना धनी मानी, इतना संपन्न दूल्हा पा करके भोली जो है बड़ा खुश नसीब रहेगी, बहुत लकी रहेगी। कितना खुश नसीब दूल्हा मिल जाएगा भोली को। बिशंबर को क्या नहीं है, अ बिग शॉप, एक बड़ा दुकान है, अ हाउस, एक घर भी है अपना, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। उसके पास कई हजार बैंक बैलेंस भी है बिशंबर के पास। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी। और सबसे बड़ी बात है
कि बिशंबर दहेज नहीं मांग रहा है। तो बिशंबर बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार है, यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से रामलाल की वाइफ ने रामलाल को सजेस्ट किया कि बिशंबर का प्रस्ताव शादी का स्वीकार कर लेना चाहिए। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग। तो रामलाल कहता है अपनी वाइफ से कि ये सब तो सही है, लेकिन वो बिल्कुल जवान नहीं है। सो यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एकदम बिल्कुल सेम मेरे जैसा एज का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा भी है, लंगड़ाता है। मोर ओवर द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप। और एक और प्रॉब्लम था, बिशंबर की जो पहली वाइफ थी उसका बच्चा बड़ा हो चुका था, पहली वाइफ का बच्चा भी बड़ा था। बिशंबर लंगड़ाता था, रामलाल के एज का था। तो इस तरह से उसके साथ शादी करने का कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट दोनों था। तो ये कहती है रामलाल की वाइफ, सो व्हाट डज इट मैटर, ये क्या बात हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, 45 और 50, 45-50 बरस का बिशंबर होगा। कहती है कि मर्द के लिए 45-50 बरस कोई मायने नहीं रखता है। सो इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, यानी पुरुष के लिए 45-50 बरस का एज कोई मायने नहीं रखता है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो किसी अन्य विलेज का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, भोली के चेहरे पर चेचक का दाग है, ये बात कम से कम हम लोग को किस्मत है कि उसको नहीं मालूम है, नहीं तो शादी भी नहीं करता अगर उसको मालूम रहता कि चेचक का दाग है उसके चेहरे पर और पूरे शरीर पर। तो एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसको सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, ये बात अगर उसको मालूम रहता तो शादी भी नहीं करता। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि ये जिंदगी भर अनमैरिड रह जाए, क्योंकि दूसरा कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक तो इसको दिमाग नहीं है, दूसरा इसके चेहरे पर काला काला चेचक का दाग है। तो ऐसी बदसूरत, इस प्रकार के अगली लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? रामलाल कहता यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन कहता है कि मुझको ये हैरत है कि पता नहीं भोली क्या कहेगी। अब जैसे भोली एक लड़की है तो वो चाहेगी शादी करना अपने एज के किसी लड़का से। अब वो यहां पर शादी हो रही है उसकी 45-50 बरस के पुरुष से, तो इस कारण से भोली को ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो इसलिए रामलाल कहते हैं कि बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, कि पता नहीं भोली क्या कहेगी। तो उसकी मदर कहती है व्हाट विल दैट विटलेस वन से, कि वो बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज लाइक अ डम्ब काउ, वो एक गूंगी गाय के समान है। एक गाय गूंगी होती है, उसको एक खूंटा से खोल करके आप दूसरे खूंटा में बांध दीजिएगा वो कुछ नहीं बोलेगी, दूसरे खूंटा से तीसरे खूंटा में बांध दीजिएगा वो कुछ नहीं बोलेगी। इसी को गूंगी गाय कहा जाता है। रामलाल की वाइफ कहती है कि भोली एक गूंगी गाय के समान है, उसको यहां से उठा करके कहीं और पहुंचा देंगे वो कुछ नहीं बोलेगी। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट, और वहीं कोर्टयार्ड में, आंगन में दूसरे कॉर्नर पर एक चारपाई पर भोली भी सोई हुई थी। भोली ले अवेक ऑन हर कोट, और भोली सोई हुई नहीं थी बल्कि जगी हुई थी अपने चारपाई पर। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, विस्पर्ड कन्वर्सेशन यानी उसके पेरेंट्स जो फुसफुसा करके, विस्पर यानी फुसफुसा करके बातचीत कर रहे थे, वो बात भोली के कानों तक पहुंच रही थी। भोली भी सुन रही थी इन सभी बातों को। बिशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबर नाथ एक धनी संपन्न ग्रोसर था, दुकानदार था।
ही केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, वो बारात लेकर के आया, एकदम काफी तड़क भड़क बड़ा बारात, बड़ा सा दोस्तों का समूह, सब पूरा नाचते गाते हुए बैंड बाजा के साथ बारात लेकर के आया। एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए बारात जो है काफी सज धज करके आया बिशंबर का। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन, सबसे आगे एक बैंड पार्टी था और वो बैंड पार्टी एक धुन बजा रहा था, इंडियन फिल्म का एक सॉन्ग बजा रहा था, वो फिल्मी गाना बजाता है ना बैंड पार्टी वाला सब, तो बैंड पार्टी वाला एक फिल्मी गाना आगे आगे बजा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग डेकोरेटेड हॉर्स, जो दुल्हा थे ब्राइड ग्रूम थे वो एक सजा धजा हुआ घोड़ा पर बैठे हुए थे। सब कोई देख करके बारात, इतना सजा धजा बारात देख करके सब कोई काफी खुश। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, यानी बहुत अधिक खुश था रामलाल कि मेरी बेटी जिसको समझते थे इतना नेग्लेक्टेड, उसका इतना शानदार बारात आया है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यानी इतना शान शौकत और इतना वैभव वाला बारात भोली का आएगा, रामलाल ने कभी सोचा नहीं था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding, कभी उसने सपना में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी शान शौकत के साथ होगी। Bholi's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck, भोली की जो बाकी 3 सिस्टर थी जो आई थी भोली की शादी के लिए आई थी, ये सभी बारात का सजा धजा हुआ देख करके इतना शान शौकत और आकर्षण, शादी का तड़क भड़क सब देख करके वो सभी ईर्ष्यालु हो रही थी अपनी छोटी सिस्टर से। तीनों बहन ईर्ष्या कर रही थी अपनी छोटी बहन से कि इसका शादी इतना शान से हो रहा है, हम लोग का शादी ऐसा नहीं हुआ था। When the auspicious moment came, the priest said, "Bride the groom." तो जब पवित्र समय आया, ऑस्पिशियस टाइम यानी बरमाला का, जो बरमाला होता है तो बरमाला का टाइम आया, तो पुजारी ने कहा, प्रिस्ट ने कहा, ब्राइड द ग्रूम, यानी जो है ये ब्रिंग द ब्राइड यानी दुल्हन को लाइए। तो भोली को लाया जाएगा। तो भोली क्लैड इन अ रेड सिलिकन ब्राइडल ड्रेस, लाल रंग का सिलिकन का जो है सूती का बढ़िया जो है ड्रेस पहनी हुई थी भोली। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, यानी अग्नि के सामने, पवित्र अग्नि के सामने भोली को लाया गया। लाल रंग का शादी का कपड़ा पहनी हुई थी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, तो बिशंबरनाथ के कई फ्रेंड्स भी आए थे। बिशंबरनाथ के दोस्तों में से एक ने बिशंबरनाथ को जो है प्रेरित किया, प्रोवोक किया, उकसाया कि माला पहना दो ब्राइड को, दुल्हन को माला पहना दो। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड मतलब प्रोवोक्ड यानी उकसाया बिशंबरनाथ को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, यानी पीला रंग का गेंदा का फूल का माला था, वो पीला रंग के गेंदा के फूलों की बनी हुई माला तो ब्राइड ग्रूम ने यानी दुल्हा ने यानी बिशंबरनाथ ने उठाया। तो अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिलिकन वेल मतलब घूंघट, सिलिकन का जो वेल था, घूंघट था भोली के चेहरे पर। एक औरत थी, उसने घूंघट को सरकाया और माला अब बिशंबर के पहनाने का बारी था। तो भोली के चेहरे से घूंघट सरकाया गया, लेकिन घूंघट सरकते ही क्या हो गई, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस, जब घूंघट को सरकाया गया तो बिशंबर ने भोली के चेहरे को एक झलक में देखा, और क्या देखा, पोक मार्क्स दिखाई दिया, बदसूरत दिखाई दिया भोली का चेहरा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स, और नतीजा हुआ कि जो गार्लैंड था, माला था, मैरीगोल्ड के फूलों से बना हुआ जो माला था वो उसके हाथ में ही रह गया, वो हाथ में ही
लटकता हुआ रह गया, यानी ये गार्लैंड वाज हैंगिंग इन हिज हैंड, उसके हाथों में ही लटकता रह गया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस, और दुल्हन जो धीरे धीरे अपना घूंघट फिर से सरका करके आगे कर ली। यानी गौर किए आप लोग कि विशंभर ने चेहरे को देखने के बाद कि दुल्हन जो है बदसूरत है, चेचक का दाग है उसके चेहरे पर, उसने माला पहनाया नहीं, नहीं माला पहनाया, माला उसके हाथ में ही रह गया। अब जो दुल्हन थी यानी भोली, उसने अपना घूंघट सरका लिया, नीचे कर लिया, जो वो अपना वेल को जो हटाई थी माला पहनाने के लिए, वो घूंघट को फिर आगे कर ली। यानी माला पहनाने का जो प्रक्रिया थी वो नहीं हो सका। विशंभर कहता है कि हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा? टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, जो इसका दोस्त ने इसको प्रोवोक किया था, उकसाया था कि माला पहना दो दुल्हन को, उसको कहा कि तुमने देखा उसका चेहरा? शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है। तो वो उसका दोस्त कहता है विशंभर का, कहता है सो व्हाट, तो क्या हो गया? यू आर नॉट यंग इधर, तुम कोई जवान हो क्या? मे बी, लेकिन विशंभर कहता है कि मे बी, हो सकता है कि मैं जवान नहीं हूं, बट इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मुझको इससे शादी करनी है तो हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। पहले उसने कहा था कि दहेज नहीं लेंगे, लेकिन अब उसने कहा कि चूंकि ये लड़की के चेहरे पर चेचक का दाग है और इस कारण से अब मैं शादी कर तो लूंगा, लेकिन इसके फादर को 5,000 रुपया दहेज में देना पड़ेगा। तो अब एक बात गौर कीजिए, यह स्टोरी काफी पुरानी है। उस समय के लिए 5,000 रुपया आज के समय के 50 लाख समझिए के समान है। तो इस तरह से अचानक 5,000 रुपया का उस समय का 5,000 रुपया समझ रहे हैं, आज के 50 लाख से बड़ा अमाउंट है। तो लोगों के पास 100 रुपया नहीं कोई देखता था, 1 पैसा में लोग खाते थे जिलेबी भरपेट, वो जमाना था। और उस समय 5,000 रुपया का डिमांड रख दिया दहेज में। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ओनर एट विशंभर्स फीट। रामलाल जो है गए और अपना पगड़ी उठा करके विशंभर के पैरों पर रख दिया कि अब आप इसकी, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, अब आप मेरी इज्जत बचाइए, शादी कर लीजिए। और कहा रामलाल ने कि टेक 2,000 रुपीज, कि 5,000 नहीं 2,000 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूं। रामलाल के पास 2,000 रुपया था, इसलिए उसने कहा कि 2,000 रुपया मैं किसी को दे देता हूं, आप शादी कर लीजिए। लेकिन विशंभर बिल्कुल रिजिड हो गया, कहा नो 5,000 और वी गो बैक, या तो 5,000 रखिए और नहीं तो हम लोग वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपना बेटी अपने पास रखो। तो रामलाल जो है विशंभर के सामने फिर गिड़गिड़ाने लगा, कहा बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, से कुछ दयालु होइए, दया कीजिए। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपना चेहरा कैसे गांव में दिखाऊंगा अगर आप वापस चले जाएंगे तो। से देन तो विशंभर कहता है कि देन आउट विथ 5,000, अगर चेहरा दिखाना है तो 5,000 निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, इस समय रामलाल के आंखों से आंसू की बूंदें लगातार छलक रही थी, नदी की तेज धार की तरह आंसू बह रहे थे रामलाल की आंखों से। रामलाल वेंट इन, घर के अंदर गया, ओपन द सेफ, उसने अलमारी को खोला, एंड काउंटेड आउट नोट्स, उसने नोट को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम फीट, और उसने नोटों का बंडल 5,000 रुपया का जो है ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा के पैरों पर ले जाकर के रख दिया, यानी विशंभर के पैरों पर रख दिया। ऑन विशंभर्स ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, 5,000 रुपया अपने पैरों पर रखा देख करके विशंभर की आंखों में खुशी झलकने लगा, चमकने लगा। विशंभर की आंखें चमकने लगी, उसे लगने लगा कि मैं विक्टोरियस हुआ, मैंने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, मैंने मांगा और 5,000 रुपया आ चुका है। अब विशंभर शादी करना चाहता था।
appeared a triumphant मतलब victorious, विजयी, a smile. He had gambled. बिशंबर ने एक जुआ खेला था एंड वो हाउस जुए में वो जीत गया। अब कहता है बिशंबर की ही गिव मी द गार्लैंड, लाओ माला मुझको दो। ही अनाउंस, बिशंबर ने अनाउंस किया कि लाओ मुझको माला। अब वो माला पहनाने के लिए तैयार था। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट को हटाया गया कि बिशंबर माला पहनाएगा, वरमाला होगा। बट दिस टाइम हर आईज वेर नॉट डाउनकास्ट, इस समय भोली की आंखें जो है उदास नहीं थी, नीचे नहीं थी। पहली बार जब घूंघट हटाया गया था तो भोली नीचे की तरफ देख रही थी, अपनी नजर नीचे की हुई थी, यानी लुकिंग डाउनवर्ड्स, पहली बार। लेकिन इस समय जब भोली का दोबारा घूंघट जब उठाया गया तो इस समय भोली की नजर नीची नहीं थी। भोली बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी बिशंबर को। शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड को वो गौर से भोली देख रही थी। एंड इन हर आईज, और भोली की आंखों में देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट। इस समय भोली आंखें फाड़ करके देख रही थी अपने होने वाले हस्बैंड को, बिशंबर को। और भोली की आंखों में न तो गुस्सा था और न ही घृणा का भाव था, बल्कि कोल्ड कंटेम्प्ट, यानी बिल्कुल अनादर का, डिसरिस्पेक्ट का भाव था बिशंबर के प्रति, अपने होने वाले दुल्हा के प्रति कोल्ड कंटेम्प्ट था, यानी अटर, यानी कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने माला उठाया कि दुल्हन के गले में माला डाल देंगे। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि बिशंबर माला पहना पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। तो अचानक जब माला पहना रहा था भोली को, तो भोली की हाथ चली और एक बिजली की गति से उसकी हाथ बढ़ी, यानी लगा जैसे कि बिजली की एक चमक के समान काफी तेजी से अपना हाथ भोली उठाई। द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो अग्नि थी शादी की, जो कर्मकांड हो रहा था, जो आग जल रहा था, वो एक हाथ में मतलब बिजली की गति से अपना हाथ बढ़ाई और माला छीन करके आग में माला को फेंक दिया भोली ने। शी गॉट अप, भोली खड़ी हो गई, एंड थ्रू अवे द भेल, और उसने, भोली ने खड़ी होकर के अपना घूंघट उठा करके फेंक दिया। और अब भोली कहती है, पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर वॉइस। अब तक भोली स्टैमर करती थी, हकला करके बोलती थी, लेकिन इस समय सबों के सामने भोली बिल्कुल साफ साफ बोल रही थी। कही, पिताजी, भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest manner। जब वो बोली पिताजी, तो उसके सभी जो माता पिता बहन भाई रिलेटिव थे, सभी आश्चर्यचकित थे कि ये तो स्टैमर करके बोलती थी, इस समय कैसे ये इतना साफ बोल रही है। लेकिन भोली बोली, पिताजी, टेक बैक योर मनी, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी द मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने जा रही हूं। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल को लगा जैसे कि उसके शरीर पर वज्र गिर गया हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, सभी जो गेस्ट आए थे सभी कानाफूसी करने लगे, करे क्या क्या हो रहा है। सब आपस में बात कर रहे थे। सभी लोग जानते ही हैं कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। इसमें पुरुष कितना भी गलती करता है तो उसका गलती काउंट नहीं होता है, और लड़की अगर थोड़ा सा भी कोई स्टेप ले लेती है तो सभी लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। यही है पैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो सभी लोग विस्परिंग करने लगे, कानाफूसी करने लगे। क्या कहने लगे? सो सेमलेस, कितना जो है बेशर्म लड़की, सो अगली, इतना बदसूरत है।
एंड सो सेमलेस, इतना बदसूरत भी है और इतनी बेशर्म भी है। रामलाल चिल्ला करके बोला, भोली आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई? यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती है। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारे इज्जत के लिए का कुछ ख्याल रखो। तो भोली कहती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपके इज्जत के चलते ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़ा और बूढ़ा आदमी के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई थी आपके इज्जत के खातिर। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, मुझको ऐसा मीन यानी नीच, ग्रीडी यानी लालची, एंड कंटेम्प्टेबल यानी घृणास्पद, कावर्ड इतना कायर, एज माई हस्बैंड, इतना नीच आदमी, इतना कायर आदमी, इतना लालची आदमी मुझको अपने हस्बैंड के रूप में नहीं चाहिए। आई वोंट, मैं शादी नहीं करूंगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, 3 बार भोली रिपीट की कि मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. सभी लोग बोलने लगे कि हम लोग सभी समझे थे कि भोली एक जो है हार्मलेस, जो नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकती है, एक डम्ब गूंगी गाय है। लेकिन ये क्या बेशर्म लड़की है, सभी लोग चर्चा करने लगे। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, जो औरतें ये सब बात कर रही थी उनकी तरफ भोली मुड़ी और भोली उन औरतों को बोली कि यस आंटी, यू आर राइट, कि हाँ आप सही हैं। यू ऑल थॉट, कि आप सबों ने सोचा था कि आई वॉज अ डम्ब ड्रिवन काउ, मैं एक गूंगी गाय हूं जिसको एक खूंटा से दूसरा खूंटा पर बांध दीजिए, दूसरा खूंटा से तीसरा खूंटा पर बांध दीजिए, वो नहीं बोलेगी। आप सबों ने ऐसा सोचा था। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप लोग मुझको इस हृदय विहीन आदमी के साथ बांधना चाहते थे। आप लोग इस हृदय विहीन आदमी के हैंड ओवर यानी हवाले करना चाहते थे मुझे, इसीलिए क्योंकि सोचते थे कि एक गूंगी गाय है। बट नाउ द डम्ब काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब वो गूंगी गाय जो है और वो हकलाने वाली जो बेवकूफ लड़की थी, अब वो बोलती है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आपको और कुछ सुनना है? विशंबरनाथ द ग्रोसर, जो व्यापारी था, विशंबरनाथ स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने बारात पार्टी के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड बैंड मैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। तो अब विशंबरनाथ अपना लौटने लगा बाराती के साथ, तो बैंड मैन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और उसने जो लास्ट गाना होता है, बैंड पार्टी बजाता है लास्ट गाना, वो क्या होता है कि बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब, इस टाइप का होता है ना लास्ट गाना। शादी का बैंड पार्टी लास्ट में यही गाना गाता है जी। तो वो लास्ट गाना बजाना शुरू कर दिया बैंड पार्टी पर, बैंड वाला, क्योंकि उसको समझ में आया कि क्या मैटर यहां हो रहा है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल इस समय जो है लगा जिसे कि खड़ा एक पेड़ बन गया, जड़ बन गया। रामलाल के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। हिज हेड बोड लो, अब उसका सिर जो है शर्म से झुक चुका था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, भारी काफी दुख के मारे और शर्म के मारे रामलाल का सिर झुक चुका था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, शादी की जो अग्नि थी, आग अब उसकी बुझ चुकी थी। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और भोली को कहा, बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, तुम्हारे साथ अब हम क्या करेंगे। समाज में माना जाता है कि एक बेटी का बोझ कभी फादर नहीं उठा सकता है, यानी सदा के लिए बेटी को नहीं रख सकता है फादर, ऐसा समाज में माना जाता है। इसलिए कहा कि
रामलाल की अब हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे? सो व्हाट शैल वी डू विथ यू? एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी। अब भोली यानी जिसका असली नाम था सुलेखा, अब वो एक शांत स्वर में बोली, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपका और मां का, आप जब बूढ़ा हो जाएंगे तो मैं सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैंने काफी अधिक पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ लिया, उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी, टीचर बन जाऊंगी। Isn't that right, मैम? और जो उसकी टीचर थी उसको पूछी कि क्या ये सही है मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर, ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था और टीचर एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, टीचर भी देख रही थी पूरा ड्रामा। वो लास्ट में बोली, यस भोली ऑफ कोर्स, कि हाँ बेशक। शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आईज, अब टीचर की आंखों में एक मुस्कुराहट का भाव था। Was the light of a deep satisfaction, टीचर की आंखों में जो मुस्कुराहट का भाव था वो सेटिस्फैक्शन वाला मुस्कुराहट था, यानी द टीचर वाज सेटिस्फाइड कि हम जिस स्टूडेंट को पढ़ाए आज वो अपना असली परीक्षा में पास हो गई है। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, एक कलाकार अपने सर्वश्रेष्ठ कृति को बनाने के बाद, अपना जो है बेस्ट क्रिएशन करने के बाद जितना सेटिस्फाइड होता है, उतना ही सेटिस्फाइड इस समय जो है वो टीचर थी भोली को देख करके, क्योंकि टीचर ने भोली को पढ़ाया और भोली आज असली इम्तिहान में पास हो गई। और दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।